डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर उपस्थित हैं आपको पढ़ाने के लिए। हम आपको फेज रूल के संबंध में बता रहे थे, जो हमारा चैप्टर का नाम है फेज इक्विलिब्रियम, और हम पढ़ा रहे थे आपको वन कंपोनेंट सिस्टम, एक घटक तंत्र। आज एक घटक तंत्र में हम कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम पढ़ाएंगे, CO2 सिस्टम पढ़ाएंगे, CO2 तंत्र पढ़ाएंगे। आपने फेज रूल पढ़ लिया, सल्फर सिस्टम भी पढ़ लिया, वाटर सिस्टम भी पढ़ लिया। आज हम आपको CO2 सिस्टम पढ़ाएंगे। फेज रूल पढ़ने से पहले आप ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले फेज डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फेज डायग्राम आपको याद रखना है। कोई भी चीज, वाटर सिस्टम हो, चाहे सल्फर सिस्टम हो और चाहे कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम हो, उसका फेज आरेख आपको बनाना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, फेज आरेख, ये O बिंदु है, T A B, ये सब्लिमेशन कर्व है, ये फ्यूजन कर्व है, गलन वक्र है, और ये वोपराइजेशन कर्व। इधर टेम्परेचर है, नोट टू स्केल, पैमाने के अनुसार नहीं है। इधर प्रेशर है, दाब, पैमाने के अनुसार नहीं है। ओके, ये एक एटमोस्फियर है, ये 5.2 एटमोस्फियर है, ये -78 है, और ये 57 डिग्री सेंटीग्रेड, 57.4 कई किताबों में। ये एस पॉइंट है, ये ट्रिपल पॉइंट है, सॉलिड है, ये लिक्विड और ये गैस। तो ये डायग्राम CO2 का फेज आरेख है, प्रावस्था आरेख। इसके मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मुख्य लक्षण क्या है, वो ध्यान रखना चाहिए। एक, वक्र कितने हैं, कितने कर्व है। सबसे पहले हम लेते हैं वक्र। वक्र कितने हैं? OT, TA, TA और TB, 3 वक्र है। ओके, डिवाइडेड एरिया, विभाजित क्षेत्र, OTB के बायां भाग, OTB, OTA के नीचे का भाग कह सकते हैं, नीचे का भाग BTA के बीच का भाग। ओके, विभाजित क्षेत्र का मतलब है OTB के बायां भाग, OTA के दायां भाग, BTA के बीच का भाग। ये रहे OTB, OTA और TAB। अगला जो लास्ट पॉइंट लेते हैं, ट्रिपल पॉइंट T, त्रिक बिंदु T। तो सबसे पहले फेज आरेख बनाएंगे और फिर उसके मुख्य लक्षण लिख लेंगे, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। मुख्य लक्षण कौन कौन से। ओके, अब 1 बाय 1 आप पढ़ाएंगे। देखो, कर्व, पहला क्या लेंगे? वक्र। बेटा वक्र कौन सा है? पहला OT। OT क्या है? OT ठोस CO2 का उदुरपातन वक्र है। कौन सा वक्र है ये? सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड CO2। सब्लिमेशन कर्व ऑफ सॉलिड CO2। ओके, दिख रहा है? ठोस CO2 का सब्लिमेशन वक्र है, ये बात लिखनी है, लिख देंगे आप। इस वक्र पर 2 प्रावस्थाएं अस्तित्व में हैं। कौन सी?
इधर ठोस CO2 और इधर गैस CO2। इस वक्त पर दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में है, ठोस CO2 और गैस CO2। ये दोनों सामने में है, ध्यान दीजिए इस तरह लिखते हैं। दो ठोस प्रावस्थाएं, दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में, एक ठोस CO2 सॉलिड और CO2 गैस सामने में है। ओके, तो P बराबर क्या होगा, प्रावस्था कितनी है, 2। हमारा फेज रूल क्या है, H प्लस P बराबर 3। फेज रूल आपने पढ़ा हुआ, तो ये दोनों वन कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है, एक घटक तंत्र पढ़ा रहे हैं, तो एक घटक तंत्र में इन दोनों का योग 3 होता है। देन तो H बराबर क्या हो गया, 1। सिस्टम कैसा है, 1 का मतलब है सिस्टम एक चर है, मोनोवेरिएंट है, इसलिए तंत्र एक चर है, ऐसे लिखेंगे, मोनोवेरिएंट है। ध्यान दीजिए, इस वक्त पर दो प्रावस्था अस्तित्व में है, एक ठोस CO2 और CO2 गैस। ये दोनों प्रावस्थाएं साम्य में रहती है इस वक्त पर, इसलिए P बराबर 2 तो F बराबर 1, तंत्र मोनोवेरिएंट है। ओके, अब वक्र लेंगे कौन सा, वक्र होती TB, T और B, ये लिख देता हूं, वक्र TB। इसका वक्र है, वक्र TB ठोस CO2 का गलन वक्र है। ओके, ठोस CO2 का गलन वक्र है, इसका फ्यूजन कर्व ऑफ सॉलिड लिख देता हूं, फ्यूजन कर्व ऑफ सॉलिड CO2। ओके, ठोस CO2 का गलन वक्र है, इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती है, ठोस CO2 और इधर कौन सी है, लिक्विड CO2, CO2 सॉलिड और CO2 लिक्विड सामने में रहती है। तो P बराबर 2 तो F बराबर 1। तंत्र क्या है, इसलिए तंत्र यहां मोनोवेरिएंट है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, राइट। तंत्र यहां एक चर है, ठीक है। वक्र OT, वक्र TB और बचा क्या, वक्र TA, वक्र TA। वक्र TA क्या है बच्चों, TA, वक्र TA द्रव CO2 का वाष्पीकरण वक्र है, वेपोराइजेशन कर्व है। आपको यही बात जो मैं बोल रहा हूं वो ही लिखना है। वक्र TA द्रव CO2 का वाष्पीकरण वक्र है, इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं, लिक्विड CO2 और गैस CO2। CO2 लिक्विड और CO2 गैस सामने में रहती है। तो यहां भी क्या होगा, P बराबर 2, F बराबर 1। तंत्र यहां क्या है, एक चर है। तो वक्र कितने थे, वक्र OT, वक्र TB, वक्र TA। तो तीनों वक्रों पर तंत्र क्या है, मोनोवेरिएंट है, एक चर, तंत्र एक चर है। ओके, बहुत इजी है, फेज रूल बहुत इजी लगता है।
कोई घबराने की बात नहीं। मेन कर्व कितने वो नोट कर लिए। कर्व के जैसे ऊर्ध्वपातन कर्व, इस पर दो प्रावस्थाएं हैं, ठोस CO2 और गैस CO2। ओके। TA कर्व दो प्रावस्थाएं हैं, सॉलिड CO2 और लिक्विड CO2। ओके। और तीसरे पर दो प्रावस्थाएं हैं, लिक्विड CO2 और गैस CO2। ओके। तो ये थे कर्व। अब हम अध्ययन करेंगे, कर्व के बाद अध्ययन करते हैं डिवाइडेड एरिया। इसको मिटा देता हूं। विभाजित क्षेत्र। विभाजित क्षेत्र नंबर 2 जो ये है डिवाइडेड एरिया। डिवाइडेड एरिया में क्या होगा? पहला एरिया कौन सा है? OTB। OTB 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 के बायां भाग, OTB के बायां भाग, OTB के बायां भाग। यहां कितनी प्रावस्थाएं अस्तित्व में बच्चों? एक प्रावस्था अस्तित्व में है। वो कौन सी है? ठोस CO। केवल सॉलिड CO2 प्रावस्थाएं यहां अस्तित्व में है। इसलिए P बराबर 1, तो F बराबर क्या होगा? 2। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या है? F प्लस P बराबर 3। क्योंकि P बराबर 1, F बराबर 2। अंतर क्या है? यहाँ बाइवेरिएंट है, द्विचर। अंतर द्विचर, बाइवेरिएंट, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बाइवेरिएंट। क्लियर? OTP के बायां भाग, OTB B के बायां भाग केवल सॉलिड CO2 है। इसलिए P बराबर 1 प्रावस्था अस्तित्व में 1, F बराबर 2, तंत्र द्विचर है। यहां तंत्र क्या होगा? बाइवेरिएंट। दूसरा है OTA। OTA के नीचे का भाग, दायां भाग, OTA क्षेत्र के दायां भाग, OTA क्षेत्र के नीचे का भाग कह लीजिए या दायां भाग कह लीजिए। तो यहां क्या होगा बच्चों? यहां केवल क्या प्रावस्था अस्तित्व में? यहां केवल गैस CO2 अस्तित्व में है। इसलिए P बराबर 1। क्योंकि यहां क्या है? P बराबर 1, तो F बराबर क्या होगा? 2। अंतर क्या है? यहां बाइवेरिएंट। इंग्लिश में लिख देता हूं, सिस्टम क्या है? यहां बाइवेरिएंट। दो को हम यहां बाइवेरिएंट कहेंगे, द्विचर कहेंगे। अंतर यहां द्विचर है, मतलब दो चर आ रहे हैं, ताप और दाब काम आ रहे हैं। तीसरा TAB। TAB के बीच का भाग, TAB के बीच का भाग, ध्यान दीजिए, TAB के बीच का भाग, यहां केवल एक ही प्रावस्था अस्तित्व में, कौन सी? द्रव CO2। केवल यहां केवल द्रव CO2
है। चूंकि P बराबर 1 तो F बराबर क्या होगा 2, तो यहां भी तंत्र क्या है पाई वेरिएंट। यहां भी तंत्र क्या है द्विचर है, द्विचर कह लीजिए या बाई वेरिएंट। तो जितने भी क्षेत्र हैं तंत्र द्विचर, यहां भी द्विचर और यहां भी द्विचर। एक यहाँ प्रावस्था अस्तित्व में केवल ठोस, यहां केवल एक प्रावस्था है गैस और यहां केवल लिक्विड प्रावस्था अस्तित्व। तो ये विभाजित क्षेत्र हो गया। हमने ये कर लिया पूरा, ये कर लिया, बचा क्या ट्रिपल पॉइंट टी। उतार लीजिए, बहुत लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं। अब मैं आपको ट्रिपल पॉइंट टी बताऊंगा। ट्रिपल पॉइंट टी ये त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु पर टी करवा के मिलते हैं ओटी, बीटी और एटी। यहां 3 वक्र आकर मिलते हैं, यहां 3 वक्र कौन से ओटी, टीए एंड टीबी मिलते हैं। अर्थात 3 प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी। 3 प्रावस्थाएं सामने में CO2 सॉलिड, CO2 लिक्विड और CO2 गैस। इस त्रिक बिंदु T पर 3 प्रावस्था अस्तित्व रहेगी, ठोस, लिक्विड और गैस। तीनों ही, क्योंकि 3 वक्र आकर यहां मिलते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र भी, गलन वक्र भी और वाष्पीकरण वक्र भी मिलते हैं। यहाँ 3 प्रावस्था अस्तित्व में है, तो P बराबर यहाँ क्या है 3, देन F बराबर क्या होगा बच्चों 0, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, क्योंकि F प्लस P बराबर क्या होता है 3, तो P बराबर 3 तो F बराबर 0। मतलब यहां ट्रिपल पॉइंट टी पर तंत्र अचर है, नॉन वेरिएंट है, किसी चर की आवश्यकता नहीं है। यहां तंत्र अचर है, नॉन वेरिएंट। कहां ट्रिपल पॉइंट टी पर तंत्र अचर है, किसी चर के निश्चित की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चर ऑलरेडी निश्चित है, पहले से निश्चित है। दाब कितना 5.2 एटमॉस्फेयर और ताप कितना -57 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां किसी चर न ताप को निश्चित करने की आवश्यकता है और न दाब को निश्चित करने की आवश्यकता है, वो पहले से ही निश्चित है। दाब कितना होना चाहिए टी बिंदु पर 5.2 वायुमंडलीय दाब और ताप -57 डिग्री सेंटीग्रेड, तब ट्रिपल पॉइंट टी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यहां ट्रिपल पॉइंट टी पर किसी चर के निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही निश्चित है। क्लियर? यहां एक बात और बताऊंगा मैं, यहां जो ट्रिपल पॉइंट टी है ये एक वायुमंडलीय दाब से काफी ऊपर है। कितने दाब पर है 5.2 वायुमंडलीय दाब पर ट्रिपल पॉइंट टी प्राप्त होता है -57 डिग्री सेंटीग्रेड। पुनः सुन लीजिए, जो आपने जल तंत्र पढ़ा था, वाटर सिस्टम पढ़ा था, इस CO2 सिस्टम में एक अंतर है, वहां जो ट्रिपल पॉइंट टी प्राप्त हुआ था वो 4.54 mm दाब पर प्राप्त हुआ था, जो एक वायुमंडलीय दाब से कम दाब पर प्राप्त हुआ था। लेकिन इस CO2 में जो ट्रिपल पॉइंट टी प्राप्त हुआ है वो एक वायुमंडलीय दाब से बहुत अधिक
दाब 5.2 वायुमंडल दाब पर प्राप्त होता है। तो जल तंत्र और CO2 सिस्टम के ट्रिपल पॉइंट में यह अंतर है। क्लियर? क्योंकि एक वायुमंडल दाब से उच्च दाब पर यह ट्रिपल पॉइंट प्राप्त होता है। अब एक बात और समझाने की कोशिश करूंगा। एक एटमॉस्फेयर दाब देखिए, एक वायुमंडल दाब पर जो बिंदु S प्राप्त होता है, इसका मतलब यह एक वायुमंडल दाब पर ठोस CO2 गैस -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदुरपातित हो जाती है। सब्लिमेशन शुरू हो जाता है, उसका उदुरपातित हो जाती एक वायुमंडल दाब पर CO2 गैस -78 डिग्री सेंटीग्रेड उदुरपातित हो जाती है ना। विशेष बात इसमें, एक वायुमंडल दाब पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक वायुमंडल दाब पर ठोस CO2 के व्यवहार को समझाइए। तो एक वायुमंडल दाब पर ठोस CO2 का व्यवहार ये होता है, एक वायुमंडल दाब पर ठोस CO2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड उदुरपातित हो जाती है। वायुमंडल दाब उदुरपातित होकर मतलब ठोस CO2 सीधी किसमें परिवर्तन हो जाती, गैस CO2 में परिवर्तन हो जाती है, द्रव CO2 में परिवर्तित नहीं होती। ध्यान दीजिए, एक वायुमंडल दाब और -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस CO2 उदुरपातित हो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात गैस में परिवर्तित हो जाती है, द्रव CO2 में परिवर्तित नहीं होती। ये मुख्य बात है। ये एक वायुमंडल दाब पर इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ठोस CO2 को गर्म करते हैं तो ठोस CO2 इसमें चेंज हो जाती है, गैस CO2 में परिवर्तित हो जाती है, द्रव CO2 में परिवर्तित नहीं होती। मतलब ठोस से लिक्विड अवस्था आनी चाहिए थी, लेकिन यहां ठोस CO2 वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कब? एक वायुमंडल दाब पर। सुन गया? अब मान लीजिए हम उससे विपरीत बात करें, गैस CO2 को ठंडा करें, गैस हमारे पास गैस CO2 को ठंडा करें तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एक वायुमंडल दाब पर यह किस में चेंज हो जाएगी, ठोस CO2 में परिवर्तित हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब ठोस CO2 है, उसको यहां क्या कहते हैं हम, शुष्क बर्फ कह लीजिए, या इंग्लिश में ड्राई आइस। पुनः सुन लीजिए, गैस CO2 है, उस गैस CO2 को हम ठंडा करते जाते हैं, टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर और एक वायुमंडल दाब पर वो इसमें चेंज हो जाती है, ठोस CO2 में चेंज हो जाती है। लिक्विड CO2 में वो जो गैस CO2 है वो लिक्विड CO2 में चेंज नहीं होती, वो सीधे ही ठोस CO2 में चेंज हो जाती है। इस ठोस CO2 को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। ये कई बार कंपटीशन पूछते हैं, शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है सॉलिड CO2, ठोस CO2। तो इसको मैंने दोनों तरह से समझा दिया आपको। ये ठोस CO2 को एक वायुमंडल दाब पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करते हैं तो वो द्रव CO2 में बदलने के बजाय गैस CO2 में बदल जाती है। और इससे यदि हम विपरीत बात करें, जब गैस CO2 को हम ठंडा करते हैं तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और एक वायुमंडल दाब पर यह किसमें चेंज हो जाती है, ठोस CO2 में चेंज हो जाती है, और इससे ही हम शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस। एम आई राइट? अब समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब एक वायुमंडल दाब पर
ठोस CO2 का क्या व्यवहार है, किस तरह से ठोस CO2 -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव CO2 बदलने की बजाय गैस CO2 में बदल जाती है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको वन कंपोनेंट सिस्टम में CO2 सिस्टम पढ़ाया। आप पुनः मैं आपको समझा रहा हूं, फेज डायग्राम जो ये दिख रहा है आपको, इसको याद रखना है। फिर आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं, लक्षण, कितने कर्व है, कितने विभाजित क्षेत्र हैं और कितने ट्रिपल पॉइंट है। फिर इनका 1 बाय 1 वर्णन करना है, समझाना है। इस तरह से आप फेज रूल को पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। आपको यदि मेरे चैनल पर नहीं समझ में आया, मेरा ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा, तो मैं समझाने का और प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। आप मेरे YouTube चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके जो फोन है उसमें अपना ऑटोमेटिक मेरा जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको इंटीमेशन हो जाएगा। अब डॉक्टर रामानंद ने वीडियो बनाया, प्रोफेसर रामानंद ने वीडियो बनाया, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो प्रत्येक वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, आपको सूचना मिल जाएगी अपना आप। और विस्तृत अध्ययन ज्यादा पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप मोना प्रकाशन जो अलवर से प्रकाशित होती है वो बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी है, पूरा विस्तृत दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, केमिस्ट्री बहुत कीजिए, पुनः बेस्ट ऑफ लक।